आज का केस दिल को झंझोड़ के रख देने वाले केस में से है। कुछ बातें होती है जिन्हें सुनने के लिए आपको थोड़ा मैच्योरिटी से हैंडल करना होता है, जो आपको सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान किस हद तक जाकर क्या कर सकता है। इस केस को सुनते हुए आप हिम्मत रखना और दिल से मजबूत हो तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये बातें आपको बहुत हैरान करेगी। असल में ये कहानी है निठारी की। निठारी एक जगह है जो नोएडा में है और यहाँ पर एक सेक्टर है 31 सेक्टर। ये जगह मतलब रईस इलाके में आती है। बड़े बड़े घर हैं, कोठी है और इसी में ठीक थोड़ी पीछे है निठारी गांव। यहाँ पर जो मिस्त्री या जो लेबर वर्कर्स होते हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पर ना 2003 से 2005 में कुछ बच्चे गायब होने लगे और बच्चे इन्हीं के थे, जो लेबर वर्कर्स थे उन्हीं के बच्चे यहाँ से गायब हो रहे थे। अब जब गाँव वाले उन्हें ढूंढते तो वो कहीं नहीं मिलते। फिर पुलिस कंप्लेंट होती है तो पुलिस भी यही बोलती है कि वो आ जाएंगे, भाग गए होंगे इधर उधर। लेकिन इनमें सबसे अजीब चीज़ ये थी कि जब भी किसी के आखिरी बार दिखने की बात पूछी गई कि कहाँ वो लास्ट टाइम देखे गए थे, तो ज़्यादातर बच्चों की एक ही जगह सामने आई कि वो पास वाली टंकी के पास लास्ट टाइम देखे गए थे। उसके बाद वो गायब हो गए। अब जब ये जगह बार बार सुनने को मिली तो सबको लगता कि वहाँ कुछ तो है जो बच्चों को ले जाता है। अब ज़्यादातर गाँव वालों ने तो अपने बच्चों को उस जगह पर भेजना ही बंद कर दिया था। और कई बार ये बात भी सामने आई कि जो रैकेट्स चलती हैं कि बच्चों को यहाँ वहाँ ले जाया जाता है, भेज दिया जाता है। तो पुलिस ने उस रैकेट में भी उन्हें खोजना शुरू किया, पर वो बच्चे कहीं पर नहीं मिले। अब कई बार पुलिस उस टंकी के पास पेट्रोलिंग वगैरह करने लगी। कुछ पुलिस वाले वहाँ पर बैठने लगे, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से हटते तो फिर से एक बच्चा गायब हो जाता। अब ये सब वहाँ पर चल रहा था। तो एक दिन 5 मार्च को कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। तो जो पानी की टंकी है उसके पास में एक नाला बहता है। ज़्यादा चौड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक नाला है। तो उस नाले में उन बच्चों की बॉल जाकर गिर जाती है। अब बच्चे फिर से डर गए कि दोबारा से मतलब उस टंकी के पास कौन जाएगा। पर कुछ बच्चों ने हिम्मत की और उस नाले के पास अपनी बॉल निकालने के लिए गए। तो जब वो नाले में बॉल ढूंढ रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बैग में से एक हाथ निकल रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा डर गए और चिल्लाने लगे। लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस आ गई। तो पुलिस ने ये बोला कि ये कुछ नहीं है, किसी जानवर का हाथ वगैरह है, तुम लोग इतनी बातें मत बनाओ। और उन्होंने उस बैग को वहाँ से हटा दिया। बाद में उस बैग का कुछ अता पता नहीं चला और इसके बाद फिर से बच्चे गायब होने लगे। लेकिन इसके बाद एक चीज़ ऐसी हुई जिसके बाद पुलिस को थोड़ा एक्शन लेना पड़ा। हुआ ये कि 7 मई 2006 को एक लड़की, जिसका नाम अगर हम चेंज करके बोलें तो उसका नाम ली रख लेते हैं। अब ली कोई छोटी बच्ची नहीं थी, ये 20-22 साल की लड़की थी। तो उसके फादर ने बताया कि वो सेक्टर 31 के D5 में गई थी काम करने, पर वो लौटी नहीं। इसमें हुआ ये कि वो एक ऑटो से उतरी। उसने बोला कि आप रुको, मैं अंदर से पैसे लेकर आती हूँ। वो D5 कोठी के अंदर गई, पर काफ़ी देर तक रिक्शा वहाँ पर वेट करता रहा, लेकिन वो बाहर नहीं आई। अब रिक्शे वाले ने उस घर की बैल बजाकर किसी को बाहर बुलाया। तो बाहर आया सुरिंदर कोहली। उसने बोला कि एक लड़की अंदर गई थी, वो अभी बाहर नहीं आई है। तो सुरिंदर ने बोला कि वो तो चली गई, पर रिक्शा वाला तो बाहर ही था। तो उसने बोला मैं तो यहीं पर हूँ, वो तो कहीं नहीं गई। तो सुरिंदर ने बोला कि नहीं, वो पीछे वाले रास्ते से चली गई है। अब रिक्शे वाला भी वहाँ से चला गया। अब जब ली वापस नहीं आई तो नंदलाल, जो उसके फादर थे, वो पुलिस के पास गए। उन्होंने सारी बात पुलिस को बताई, पर पुलिस ने फिर से वही आंसर किया कि अभी कुछ देर वेट कर लो, क्या पता आ जाए। लेकिन इसके पिता हार नहीं मानते और फिर कुछ सीनियर्स ऑफिसर्स के पास जाते हैं। और जब ऊपर से ऑर्डर आए तो पुलिस हरकत में आई और फिर सबसे पहले उन्होंने लड़की का नंबर ट्रेस किया। तो पता चला कि हाँ, वो उस कोठी में गई थी, पर उसके बाहर वो आई है, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। और फिर घर के मालिक, जिसका नाम था मोनिंदर सिंह पंडेर, जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बोला कि मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, मैं तो पिताजी के अंतिम संस्कार में गया हुआ था। और जब पुलिस ने वेरीफाई किया तो ये बात सच निकली। लेकिन जब उनसे थोड़ी और पूछताछ की गई, उनसे सब कुछ जाना गया, तो मनिंदर ने बताया कि वो ली को जानते हैं, वो अक्सर वहाँ आती है और वो एक कॉल है। अब इससे पुलिस वालों को भी शौक लगा। मनिंदर ने बताया कि वो उस लड़की को तो पैसे देते ही थे, साथ साथ उसके पापा को भी पैसे देते थे। अब उसके फादर से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, वो ये सब करती है क्योंकि हमारी मजबूरी है, लेकिन फिर भी आप मेरी बेटी को सर्च करिए, वो कहाँ पर है। अब पुलिस उसका मोबाइल ट्रेस कर रही थी, जो उस कोठी में ही स्विच ऑफ हो गया था। लेकिन एक दिन वो मोबाइल ऑन होता है। एक्चुअल में वो मोबाइल बहुत जगह बिक गया था, कई लोगों के हाथ जा चुका था। तो पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो लास्ट कॉल सुरिंदर को ही किया गया था। अब सुरिंदर को भी उठा लिया जाता है। देखो यार, सेक्टर 31 में D5 में एक कोठी है जो मनिंदर पांडेर की है और उसके नौकर सुरिंदर उसमें रहते हैं। अब ऐसा बताते हैं कि उसके अंदर एक फीमेल वर्कर भी रहती थी, जो वहाँ पर ही काम करती थी और रहती थी, पर इसका कोई भी सबूत मुझे यहाँ पर नहीं मिला। तो मनिंदर वहाँ पर कभी कभी आते थे, कभी शराब वगैरह पीने आते और कॉल्स वगैरह बुलाने आते थे।
अब जब सुरेंद्र को उठाया गया तो उसने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि पांडेर उस लड़की को बुलाते थे, तो एक दिन जब वो नहीं थे तो मैंने उसको बुलाया। सुरेंद्र ने उस लड़की को कुछ पैसे देने की बात करी और बोला कि इसके साथ सब कुछ करे, लेकिन उसने मना कर दिया तो इसको बहुत बुरा लग गया। तो सुरेंद्र ने उसी की चुन्नी से उसका गला काट दिया और फिर उसने बताया कि मैंने उसकी बॉडी को काट दिया और पन्नी में भरकर नाले में फेंक दिया। अब पुलिस उस घर में पहुंचती है और वहां पर सर्चिंग होती है तो उस लड़की के कपड़े और बैग वहां पर थे। अब 29 दिसंबर सुबह 11 बजे उस नाले की सफाई हो रही थी। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो ऑलरेडी वहां पर सफाई हो रही थी और फिर जब ली की बॉडी की तलाश हो रही थी तो पता चला कि वहां तो कंकालों का ढेर लगा हुआ है। उस नाले में 15 से 20 बॉडी की छोटी बड़ी हड्डियां निकली। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों को काटकर उसमें फेंक दिया गया है। अब भीड़ को सब समझ में आने लगा। सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। वहां के लोगों ने मनिंदर की कोठी को बहुत नुकसान पहुंचाया, उसे तोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस ने जैसे तैसे उन पर काबू पाया। अब मनिंदर को और सुरेंद्र को दोनों को उठा लिया, दोनों को अरेस्ट किया गया। मतलब मनिंदर के घर में इतना बड़ा सब हो रहा था और उसे जरा सी भी भनक नहीं थी, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर सुरेंद्र ने बताया कि चाकू छत की टंकी के अंदर है, लेकिन लोग वहां पर इतने ज्यादा घुस गए थे कि उस चाकू का मिला या नहीं मिला कुछ पता नहीं चला। अब जब केस और आगे बढ़ा तो मीडिया वगैरह में ये बात फैलने लगी कि पांडेर के कहने पर सुरेंद्र इस घर में बच्चों को और लड़कियों को लेकर आता था। इसके बाद ये दोनों उनका रेप करते थे और उन्हें मार देते थे। अब अलग अलग नेताओं के बयान आने लगे, अलग अलग वर्कर्स के बयान आने लगे, पर सच क्या है, पूरा केस इधर उधर घूमे जा रहा था। जनवरी के पहले हफ्ते से शुरू होती है एक नई इन्वेस्टिगेशन और फिर उनके घर में खून के धब्बों की जांच वगैरह हुई तो ये भी सामने आया कि ये इंसान का ब्लड नहीं है। और फिर इनके घर के पीछे नाले में जो बॉडी मिली थी उनके काटने के तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे उनकी किडनी और ऑर्गन्स बेचने के लिए ये सब किया गया है। भाई ये कांड बहुत अलग अलग रूप लेने लगा था और ये ऑर्गन वाला मामला इसलिए सामने आया क्योंकि उसी घर के साथ वाले घर में एक डॉक्टर रहते थे जिन पर काफी साल पहले ये आरोप लगा था कि वो ऑर्गन्स को बेचते हैं, पर उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला था। लेकिन केस जिस तरह से घूम रहा था तो इस चीज से भी जोड़ा गया। अब केस और आगे बढ़ा तो इनके नार्को टेस्ट भी हुए जिसमें सुरेंद्र ने ली वाले जुर्म को कबूल करा था, पर पांडेर को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। और फिर ये केस जब बहुत बड़ा बनने लगा और कुछ भी सामने नहीं आ रहा था तो फिर ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन सीबीआई के आने से पहले उस घर में बहुत चीजें तोड़ी जा चुकी थी। लोगों ने इस मकान पर बहुत गुस्सा उतारा था। सुरेंद्र का जब नार्को टेस्ट और कुछ और भी टेस्ट उसके हुए थे तो ये सामने आया था कि उसकी सेक्स फैंटेसीज काफी ज्यादा है और इन्हें वो कंट्रोल करता था, पर पांडेर को जब वो ये सब करता देखता था तो उसे कंट्रोल नहीं होता था। अब जब केस सीबीआई के पास गया था तो अलग अलग चीजें सुरेंद्र ने बताई थी, उस पर जांच हो रही थी, सब कुछ पता किया जा रहा था और फिर ये केस जाता है कोर्ट के अंदर। और असल में ये सब था कि जितने बच्चों की वहां से बॉडी मिली तो उससे यही लगता था कि पांडेर और सुरेंद्र दोनों मिलकर बच्चों को करते थे और उन्हें वही मारकर फेंक देते थे। एक इंटरव्यू में तो सुरेंद्र ने यह बोला था कि उसने चेस्ट और हाथ पाया था और उसे खाया था, और फिर उसने बाद में बोला कि पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती ये बयान बुलवाया था। सीबीआई ने जितने भी चार्जशीट बनाए उसमें ज्यादातर में पांडेर को अक्यूज बनाया ही नहीं गया, क्योंकि जब भी यहाँ कुछ हुआ है तो पांडेर की लोकेशन हमेशा देश के बाहर की पाई गई या उस जगह वो होता ही नहीं था। कुछ होटल्स के बिल्स, फ्लाइट टिकट, लोकेशन सब उसे बाहर की दिखाते थे। अब जब लोगों को पता चलता है कि पांडेर को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा तो सबको यही लगा कि पैसे देकर उसने सारा केस सुरेंद्र के ऊपर मंड दिया है। सीबीआई ने मनिंदर को इन्वॉल्व नहीं किया, ये तो अलग बात है, पर उनके घर के अंदर इतने सारे कांड हो रहे थे, मतलब उन्हें 1% भी आइडिया नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब लोगों का मानना था। अब फरवरी 2009 में एक कोर्ट ने पांडेर को भी फांसी की सजा सुनाई और कई केस में सुरेंद्र को भी फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन ये ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था तो इस वेडिक्ट को आगे चैलेंज किया गया। अब इलाहाबाद कोर्ट 2023 में सुरेंद्र को और पांडेर को दोनों को ही निर्दोष मान लेता है, क्योंकि इस पूरे केस को इस तरह से शो किया गया कि कोर्ट में इतने लूप होल्स निकल कर आए कि कोर्ट फाइनल फैसला सुना ही नहीं पाया। अब देखो, शुरू में सुरेंद्र ने बताया था कि नाले में बॉडी है, पर एक्चुअल में वहां पर खुदाई पुलिस के जाने से पहले ही होने लगी थी। ये इसीलिए हो रही थी क्योंकि जब उस बच्चे ने बॉल निकालने के लिए वहां पर हाथ देखा था तो पुलिस ने उस चीज को नॉर्मल लिया था, लेकिन आरडब्ल्यूए ने सोचा कि उन्हें वहां पर सफाई करके देखनी चाहिए, तो वो लोग वहां पर सफाई करने लगे थे। और दूसरा, सुरेंद्र ने जो बयान दिया, सिर्फ बयान आना काफी नहीं होता, उसके लिए सबूत चाहिए होते हैं। और मनिंदर पर जो केस की धाराएं बन रही थी वो इसीलिए कि वो वहां पर शराब पीते थे, गर्ल्स बुलाते थे, पर ये सबूत नहीं थे कि वो वहां पर बच्चों को बुलाते थे या उनका रेप करते थे। अब क्योंकि वो ऑलरेडी 7 साल से जेल में ही थे, क्योंकि ये केस चल रहा था तो वो सजा वहीं पर काट रहे थे। अब जब इन दोनों को ही निर्दोष माना जाने लगा तो अभी मई 2024 में सीबीआई ने फिर से कुछ याचिका सबमिट की है जिसमें सुरेंद्र के खिलाफ कुछ बातें सीबीआई ने रखी है और इसे कोर्ट सुनेगी।
अभी ये केस फाइनल कब तक चलेगा और उन बच्चों का गुनाहगार कब तक सामने आएगा, देखते हैं। वैसे कुछ सवाल हैं कि जब ये बड़ी इतने टाइम तक उस पीछे वाले नाले में पड़ी थी तो पूरे मोहल्ले में इसकी बदबू क्यों नहीं पहुंची, और अगर पहुंची भी तो किसी ने उसकी बात क्यों नहीं की, किसी ने उस घर में चिल्लाने की आवाज़ क्यों नहीं सुनी, और जब ऐसे कंकाल निकल रहे थे तो क्या ये सब वहाँ पर बहुत पहले से चल रहा था। तो ये कुछ सवाल है जिनका जवाब मिलना बेहद ज़रूरी है। वैसे आपकी क्या राय है इस केस को लेकर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।